चलिए एक नए अध्याय में एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है सुमित्रा नंदन पंत के जीवन से संबंधित, अर्थात सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी की चर्चाएं करेंगे इस एपिसोड में। और 2024 की जो बोर्ड की परीक्षाएं होने जा रही है, खास तौर पर यूपी बोर्ड की, तो इस परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जीवन परिचय से संबंधित, और 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत में इसे लिखना होता है। तो 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत में इस जीवन परिचय को लिखने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान दें, ताकि जो हमारा उत्तर होगा 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत में एक अच्छा उत्तर बन सके। तो चलिए इस एपिसोड का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां, यानी सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियों को सबसे पहले लिखेंगे। उसके अंतर्गत में हम लिख सकते हैं कि सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हिमालय के सुरम्य प्रदेश कुर्मांचल या कुमाऊं के कौसानी नामक ग्राम में हुआ, और इनका जन्म हुआ 20 मई 1900। और हाई स्कूल की अध्ययन के लिए, यानी हाई स्कूल में अध्ययन के लिए सुमित्रा नंदन पंत अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, यानी अपनी हाई स्कूल की कक्षा को करने के लिए वह अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। इसके बाद वहीं पर, यानी अल्मोड़ा के राजकीय विद्यालय में उन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख दिया। यानी हाई स्कूल में जो अपना नाम का बदलाव किया, गुसाई दत्त से सुमित्रा नंदन पंत कर लिया। और उसके बाद यानी हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद के मयूर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, और वहीं पर महात्मा गांधी के आह्वान के कारण उन्होंने इस सेंट्रल कॉलेज को छोड़ दिया, और स्वयं अध्याय से ही उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा बांग्ला साहित्य का गहन अध्ययन किया। इसके बाद उन्हें 1961 के दौरान, यानी उनकी रचनाओं के चलते उन्होंने तमाम तरह की रचनाएं किए। यानी इलाहाबाद के मयूर सेंट्रल कॉलेज से उन्होंने जब निकल चुके थे तो उन्होंने स्वयं अध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला साहित्य का गहन अध्ययन किया, और उसके बाद तमाम तरह की रचनाएं करने लगे। और 1961 में सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और उसके बाद काला एवं बूढ़ा चांद, यानी काला एवं बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। यानी काला एवं बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद उन्होंने चिदम्बरा की रचना किया, यानी चिदम्बरा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस तरह से उन्हें 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्होंने काला एवं बूढ़ा चांद के लिए उससे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और उसके बाद चिदम्बरा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस तरह से उनकी अंतिम क्षण के दौरान, यानी उनका जो निधन होता है 28 दिसंबर 1977 को,
यानी सुमित्रा नंदन पंत का निधन हुआ 28 दिसंबर 1971 को। इस तरह से उनके जीवन एवं साहित्यिक उपलब्धियों को हम जानने की कोशिश की। अगला हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा कृतियां, यानी उनकी रचनाओं को हम लिखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने रचनाओं के दौरान यानी अपने लेखन के दौरान सुमित्रा नंदन पंत ने अनेकों काव्य रचनाएं किए, गीति नाट्य भी किए की रचनाएं किए, उपन्यास भी लिखा और कहानी संग्रह का भी उन्होंने रचना किया। जैसे काव्य संग्रह की बातें करते हैं, उनकी काव्य रचनाओं में सबसे जो उल्लेखनीय है वो है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन। यानी उनकी जो काव्य रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन। जब उनकी गीति नाट्य की जब चर्चाएं होती है तो गीति नाट्य के अंतर्गत में उनकी प्रमुख जो नाट्य है वो है ज्योत्साना, रजत शिखर, अतिमा। इस तरह से उनकी गीति नाट्य जो प्रचलित है यानी उल्लेखनीय है वो है ज्योत्साना, रजत शिखर और अतिमा। जब उनके हम उपन्यास की बातें करते हैं, उन्होंने उपन्यास के अंतर्गत में हार को लिखा, इन्होंने उपन्यास के अंतर्गत में हार की रचनाएं किया। इस तरह से जब हम भाषा शैली यानी अगला जो हमारा हेडिंग होगा भाषा शैली, यानी भाषा शैली का उन्होंने प्रयोग कौन कौन से किए, तो भाषा शैली में सुमित्रा नंदन पंत ने अधिकांश चित्रात्मक भाषाओं का प्रयोग पर बल दिया, यानी चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया। उन्होंने संगीतात्मक शैली का भी प्रयोग किया, यानी उन्होंने जो लेखन किए हैं यानी इन्होंने जो काव्य की रचनाएं किए हैं संगीतात्मक रूप से रचनाएं किए हैं। और उन्होंने छंद का प्रयोग किया अपने लेखन के दौरान, अलंकार का भी प्रयोग किया। उसमें से जो महत्वपूर्ण अलंकार जिन पर अलंकारों पर सबसे ज्यादा बल दिया वो है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। यानी उपमा अलंकार पर सबसे अधिक बल दिया, उसके बाद रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस तरह से अलंकार के प्रयोग ने उनके काव्य रचनाओं में और ही अधिक प्रचलित करने का काम किया। जब उनके हम हिंदी साहित्य में स्थान की बातें करते हैं तो कल्पना एवं भाव के दर्शन माने जाते हैं, यानी उनकी रचनाओं में कल्पना एवं भाव की वर्णन मिलता है। यानी जैसे ही उनके आप काव्य को पढ़ते हैं, काव्य रचनाओं को, तो अधिक कल्पनाओं का जिक्र किए हैं सुमित्रा नंदन पंत ने, और वही कारण है कि वह प्रचलित है, यानी हिंदी साहित्य में वो अपना स्थान एक बना चुके हैं। तो इस तरह से उनके जीवनी से संबंधित तमाम तथ्यों को हम जाने, यानी जीवन एवं साहित्यिक उपलब्धियों को जाने, उनकी रचनाओं को हम समझने की कोशिश की, भाषा शैली को समझने की कोशिश की। तो इस तरह से जीवन परिचय के अंतर्गत इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी यह उत्साहित महसूस करे कि YouTube की इस दुनिया में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।